हेलो दोस्तों, मैकमा एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज डे 11 है। अब तक हमने 10 वीडियो जिससे पहले और बनाई है भौतिक विज्ञान पर। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो खाना बनाने के बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा काला इसलिए छोड़ा जाता है कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे जो काला सतह होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है तथा वह अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा जिससे भोजन और जल्दी से पक जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है काली सतह ऊष्मा की अधिक अवशोषक होती है। क्वेश्चन नंबर 252, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर है गैस का प्रसार गुणांक द्रव से अधिक होता है। द्रव तापमापी तथा गैस तापमापी में अंतर यह होता है कि जो द्रव का प्रसार गुणांक होता है वो कम होता है तथा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अतः तापमापी में हमें अधिक शुद्धता गैस तापमापी में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 253, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। यदि कोई सतह श्वेत तथा चिकनी है तो वह अवशोषक खराब होगी क्योंकि उसमें ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा, लेकिन वह एक अच्छी परावर्तक होगी या वह ऊष्मा को आसानी से अपने पृष्ठ से परावर्तित कर देगा। इसका करेक्ट आंसर है ताप की खराब अवशोषक तथा ऊष्मा की अच्छी परावर्तक। क्वेश्चन नंबर 254, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होती है? इसका करेक्ट आंसर है 40 डिग्री सी। इसका करेक्ट आंसर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर समान होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 255, बिजली के हीटर में कौन सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में जो उसके तार होते हैं वो नाइक्रोम के वायर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो नाइक्रोम का गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 255 का करेक्ट आंसर नाइक्रोम। बिजली के हीटर में नाइक्रोम की वायर प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 256, ट्रांसफार्मर किसे परावर्तित करने की युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परावर्तित कर देता है। इसका करेक्ट आंसर है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करने की युक्ति है। यह कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में तथा उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 257, हिग्स बोसन शब्द का संबंध किससे है? हिग्स बोसन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिग्स बोसन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिग्स बोसन संबंध किससे संबंधित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसन जो है गॉड पार्टिकल से संबंधित एक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 258, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या किससे जोड़ना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है समांतर। जब कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में परस्पर जोड़े जाते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता है तथा किसी प्रतिरोध को जब कम करना है तो उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तथा श्रेणी क्रम में जुड़े गए प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यदि प्रतिरोध का मान घटाना है तो उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 259, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है कैथोड रे। कैथोड विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। कैथोड तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रेलवे के परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में भी ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैथोड रे। कैथोड किरण एक ऐसी किरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 260, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कि हीरे में कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन चतुष्फलकीय संरचनाओं द्वारा आपस में बंधे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है।
इसीलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 261, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इन दोनों में विपरीत आवेश होते हैं, यदि एक पर प्लस है तो एक पर माइनस का आवेश होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 262, धारावाहक चालक जिससे संबद्ध होता है, धारावाही चालक किससे संबद्ध होता है? तो धारावाही चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यदि ये कोई धारावाही चालक है, इसमें विद्युत प्रवाहित है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में एक विद्युत ऊर्जा कार्य करती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, तथा जिसे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जिसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, परमाणु प्रस्फोटन किससे द्वारा प्रेरित होता है? परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? इसका करेक्ट आंसर है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रियाएं जिस पर नियंत्रण नहीं होती हैं तथा श्रृंखला में वो एक के बाद एक होती रहती हैं, उन्हें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो परमाणु प्रस्फोटन की प्रक्रिया भी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है। क्वेश्चन नंबर 264, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव वैद्युत प्रभाव होता है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 265, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेलों के समूह को जब एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ते हैं, उस पैटर्न को हम सौर सेल पैनल कहते हैं, जिसे हम सोलर पैनल भी कहते हैं। सौर सेल पैनल, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे सौर सेलों का समूह इसमें जोड़ा जाता है। इन्हें एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ना पड़ता है, तो इसे कहते हैं हम सौर सेल पैनल या सोलर पैनल। क्वेश्चन नंबर 266, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? तो ट्यूबलाइट के साथ हम जो चोक प्रयुक्त करते हैं वह प्रेरक होता है, जिसे हम प्रेरक को यल से प्रदर्शित करते हैं। तो ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक एक प्रेरक होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 267, ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांश संभावना होती है? तो ट्रांजिस्टर के श्रव्य उपकरण में होने की अधिकांश संभावना होती है। इसका करेक्ट आंसर है श्रव्य उपकरण। ट्रांजिस्टर के किस में होने की संभावना अधिक होती है? तो श्रव्य उपकरण। क्वेश्चन नंबर 268, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं सब क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर को यदि हम वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो उसकी श्रृंखला में हमें एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है उच्च प्रतिरोध। जोड़कर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम किससे संबंधित है? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 270, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति के बारे में जानेंगे। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के कई परीक्षाओं में पूछा गया यह क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है? तो जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। प्रकाश वैद्युत का उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। एक निश्चित आवृत्ति जिससे नीचे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का उत्सर्जन नहीं होता है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 271, सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। उनमें जो विद्युत के रोधन की क्षमता होती है वो लगभग 9 के बराबर होती है। अतः सुपर चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रतिरोध लगभग 9 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 272, एक चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित करते हैं।
एक दूसरे पर अतिव्यापित करते हैं। इसका एक चालक में, इसका एक क्वेश्चन है कि एक चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे में अतिव्यापित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक विद्युत के सुचालक होते हैं तथा इसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा संयोजकता बैंड में, इसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर अतिव्यापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध जब पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे तो वो अतिचालक सुपरचालक की श्रेणी में आ जाते हैं, तथा कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनको न्यून तापमान पर ले जाने पर उनमें विद्युत प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होने लगता है। उसे हम अतिचालक या सुपरचालक पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो डायनेमो या फिर जिसे हम जनित्र कह सकते हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 275, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। एक फ्यूज की तार को इस कारणों से पहचाना जा सकता है कि उसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो बहुत न्यूनतम होगी, अर्थात उससे गुजरने वाली विद्युत धारा को वो थोड़ा भी प्रभावित नहीं करेगा। और उसका दूसरा कारण एक होता है कि फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक इसलिए बहुत कम होता है यदि कहीं शॉर्ट सर्किट हो या फिर यदि आवश्यकता से अधिक विद्युत प्रभावित हो तो उस समय फ्यूज तार गल जाता है। तो फ्यूज तार के दो लक्षण होते हैं, एक तो उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और दूसरा उसका गलनांक बहुत कम होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार फिजिक्स से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।